नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव, समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अभिनेता सलमान खान के घर में 2 दिनों में 2 संदिग्ध शख्स घुसे। मुंबई में सलमान खान के घर में घुसी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। 19 मई को सुबह 3:30 बजे ईशा छाबड़ा नाम की महिला घर में घुसी थी। 20 मई को जितेंद्र नाम के शख्स ने भी अपार्टमेंट में घुसा था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर FIR दर्ज कर ली है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब 19 मई को ईशा छाबड़ा अपार्टमेंट में घुसी थी। इसके अलावा 20 मई को जितेंद्र नाम का शख्स भी अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था। तो सलमान खान की कड़ी सुरक्षा के बावजूद 2 लोगों ने उनके घर में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोनों घटना अलग अलग दिनों की है। 19 और 20 मई को 2 अलग अलग लोगों ने सलमान के घर में घुसने की कोशिश की। 20 मई को सलमान खान के घर में जबरदस्ती घुस रहे एक शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार छत्तीसगढ़ का रहने वाला 23 साल का जितेंद्र कुमार 20 मई की शाम 7:15 पर गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा था। सिक्योरिटी से छिपने के लिए वो कार में छिपकर अपार्टमेंट में घुसा था। जितेंद्र सलमान खान से मिलने के लिए गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचा था। बिल्डिंग में रहने वाले किसी एक व्यक्ति की गाड़ी के पीछे छुपकर उसने बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। बता दें कि सलमान को Y+ सुरक्षा दी गई है। वहीं 19 मई को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में एक महिला सलमान की बिल्डिंग में घुस आई। महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 19 मई को सुबह करीब 3:30 बजे 32 साल की ईशा छाबड़ा नाम की ये महिला सलमान खान की बिल्डिंग में नजर आई। पहले तो गैलेक्सी अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्डों ने महिला को हिरासत में लिया और फिर उसे बांद्रा पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की आगे की जांच कर रही है। तो एक महिला और एक युवक की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। सलमान खान की सुरक्षा में सेंध से बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि एक बार फिर से मुंबई पुलिस ने सलमान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। देखिए TV9 भारतवर्ष की ये रिपोर्ट। CCTV जो है कैमरे भी लगाए गए हैं और वो जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रही हैं वो वही बालकनी है जहां पर 1 साल पहले जब बिश्नोई गैंग के जो लोग हैं उसने दीवार पर फायरिंग की थी, तब से उसे पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ जो है वो कर दिया, ताकि अब जब कभी कोई ऐसी घटनाएं देने का अंजाम करेगा तो वो सावधान हो जाएगा कि वो पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ जो है वो दीवार कांच जो है वो चुकी है, ताकि सलमान खान जब ईद और अपने जन्मदिन के बाहर अपने फैंस का अभिवादन करने आते हैं तो पूरी तरीके से सुरक्षा के लेयरों में वो जो है बधे रहे। उसके अलावा उस दीवार की अगर आप देखें तो जो उसे भी बढ़ाकर जो है ताकि कोई दीवार कूद कर दीवार लांघकर जो है इस गैलेक्सी अपार्टमेंट में ना पहुँच सकें। लेकिन जिस तरीके से सलमान खान को लेकर ये जो पहले उन्हें बम से उड़ाने की धमकी, उन्हें जान से मारने की धमकी फ़ोन कॉल पे आ देते हैं, लेकिन अब अज्ञात शख्स के द्वारा जो 2 लोग हैं वो उनके बिल्डिंग में घुस जाते हैं, उनसे जबरन मिलने की कोशिश करते हैं। इसके बाद से कहीं न कहीं सलमान खान की जो सुरक्षा है उस पर कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि मुंबई पुलिस की ओर से यहाँ पर 2 छावनी जरूर बनाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की घटना न हो सके। और आइए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। 5 लोगों के खिलाफ CBI ने ये दायर की है चार्जशीट। कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा ये केस है जिस मामले में FIR दर्ज हुई है और जम्मू कश्मीर के कीरू प्रोजेक्ट से ये जुड़ा पूरा मामला है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे सत्यपाल मलिक। इस मामले में अब चार्जशीट दर्ज हुई है। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, किस तरह से पूरा मामला सामने आया और ये मामला कितना पुराना है और इस पर अब क्या एक्शन लेने की तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है? जी बिल्कुल, देखिए CBI में इसने चार्जशीट दायर की है। दरअसल कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा पूरा करप्शन का मामला है, जिसमें सत्यपाल मलिक समेत 6 लोगों का नाम सामने आया था और इसमें बाकायदा CBI ने अपनी करप्शन के तहत एक FIR दर्ज की थी और मामले की तफ्तीश की। तफ्तीश के दौरान सत्यपाल मलिक से पूछताछ भी की गई थी और उसके बाद अब CBI ने इस मामले में चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट जो कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े 5 अधिकारी और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई। जाहिर सी बात है अब आने वाले वक्त में सत्यपाल मलिक की जो मुश्किल है वो बढ़ सकती है, क्योंकि उन्हें ट्रायल भी इस मामले में फेस करना पड़ेगा। जी शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए आपका। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर में पाकिस्तान पर आक्रामक दिखे। PM मोदी ने कहा 22 तारीख के हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकियों के 9 अड्डे तबाह कर दिए।
22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को साफ साफ शब्दों में एक बार फिर चेताया। उन्होंने कहा कि मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस अब आईसीयू में पड़ा है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। पीएम मोदी ने बीकानेर से पाकिस्तान को ललकारा और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय का नया स्वरूप है। ऑपरेशन सिंदूर पूरे भारत का रौद्र रूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। भारत पाकिस्तान तनाव पर विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, कहा है एमईए ने।
खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर ही अब बात होगी। भारत पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, दो पक्षीय तरीके से ही होगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। जहाँ तक बायलैटरल डिस्कशन, दो पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है, जम्मू कश्मीर के मामले में उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इल्लीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करे। जहाँ तक सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रिवोकेबल तरीके से आतंकवाद को ख़त्म नहीं करता। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के मशहूर डल झील में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। शिकारे पर निकाली गई यात्रा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए सेना के शौर्य को सलाम किया गया। हम अभी डल झील में हैं और यहाँ पे आज जो है बीजेपी की ने जो आयोजित की थी तिरंगा यात्रा या शिकारा तिरंगा यात्रा, जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यात्रा है वो बिल्कुल डल के बीचों बीच से होते हुए जो है आगे जा रही है। बता दें आपको कि इसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता है जो यहाँ पे विशेषकर इसी वजह से आए हैं कि वो जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसकी सफलता और उसके जो कह सकते हैं कि उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये शिकारा रैली जो है आयोजित की जा रही है। एक महीना पहले जो अटैक हुआ बाईसरन पे पहलगाम में, जिसमें हमारे 27 इनोसेंट लाइव्स, जो हमारे टूरिस्ट गेस्ट थे, हमारे मेहमान थे, उनका मैसेकर कत्लेआम किया गया। तो हम ये कंप्लीट एक मैसेज देना चाहते हैं अक्रॉस द बॉर्डर दैट वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट ऑल दिस नॉनसेंस। अपने आप में एक गर्व का भी महसूस हो रहा है कि हम लोग इतनी दूर से आए हैं और आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और हम इसके हिस्से ले रहे हैं। और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में जिन जगहों पर ज्योति गई उनकी पड़ताल की जाएगी। इस प्रकार के लोग व्हाइट कॉलर बनकर किस प्रकार से देशद्रोह करते हैं, ये ज्योति मल्होत्रा के केस में हमको दिखाई पड़ता है। अब उसने कहाँ रिकी की है, ये धीरे धीरे ध्यान में आ रहा है। और ऐसे और कौन लोग हैं, इनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। भारत के खिलाफ जो भी साजिश करेगा, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस का ये बयान उस खबर के बाद आया जिसमें कहा गया कि ज्योति मल्होत्रा 4 बार मुंबई आई थी। दरअसल देवेंद्र फडणवीस का ये बयान उस खबर के बाद आया जिसमें कहा गया कि ज्योति मल्होत्रा 4 बार मुंबई आई थी। ज्योति साल 2024 में 3 बार और 2023 में 1 बार मुंबई आई थी। हर बार उसने मुंबई के कई इलाकों के फोटो और वीडियो बनाए। इतना ही नहीं, 2023 में ज्योति मल्होत्रा ने गणपति उत्सव के दौरान लालबाग के राजा के दर्शन के बहाने लोगों की भारी भीड़ और पूरे इलाके का वीडियो रिकॉर्ड भी किया था। और इतना ही नहीं, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर नई जानकारियां सामने आ रही हैं। ज्योति 2023 में और 2024 में कई बार मुंबई आई और अलग अलग जगहों पर उसने वीडियोस भी बनाए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मुंबई विजिट की भी जांच शुरू हो गई है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि ज्योति 4 बार मुंबई आई थी। ज्योति साल 2024 में 3 बार और 2023 में 1 बार मुंबई आई थी। हर बार उसने मुंबई के कई इलाकों के फोटो और वीडियोस बनाए। इतना ही नहीं, 2023 में ज्योति मल्होत्रा गणपति उत्सव के दौरान लालबाग के राजा के दर्शन के बहाने लोगों की भारी भीड़ और पूरे इलाके का वीडियो रिकॉर्ड भी किया था। दरअसल डिजिटल फॉरेंसिक
फोरेंसिक जांच में ये बात सामने आई है कि उसने अपने मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल कर रेलवे स्टेशन, प्रमुख सड़क, भीड़भाड़ वाले इलाके और धार्मिक स्थलों की बारीकी से वीडियो बनाया था। माना जा रहा है कि डेटा दुश्मन देश को भी दिया गया हो। जांच में यह भी पता चला है कि ज्योति ने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कई वीडियो और फोटो डिलीट कर दिए थे, जिन्हें एक विशेष तकनीक से रिकवर कर लिया गया है। ये वीडियो किसे भेजे गए थे, इसमें क्या कुछ संवेदनशील जानकारियां थी, इसकी बारीकी से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की रिमांड कोर्ट ने बढ़ा दी है। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा की रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा का रात 11:30 बजे मेडिकल करवा लिया था। उसके बाद आज सुबह 9:30 बजे उसे हिसार कोर्ट में पेश किया गया। अभी तक की जांच में एजेंसियों के हाथ कई अहम जानकारी लगी है। ज्योति मल्होत्रा के कबूलनामे में ये साफ हो गया है कि वो पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रही थी। ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर दानिश के लगातार संपर्क में थी। पूछताछ में ज्योति मल्होत्रा ने बताया कि वो साल 2023 में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लगवाने पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली गई थी, जहां उसकी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। दानिश का मोबाइल नंबर लेने के बाद उससे बात होने लगी। ज्योति ने अपने बयान में बताया है कि वो दानिश के कहने पर 2 बार पाकिस्तान की यात्रा करने गई थी। दानिश के कहने पर ही वो पाकिस्तान में अली हसन से मिली थी, जो वहां उससे के रुकने और घूमने फिरने का इंतजाम किया करता था। पाकिस्तान में अली हसन ने ही ज्योति की पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मुलाकात करवाई थी। वहां पर ही वो शाकिर और राणा शहबाज से मिली थी। और सुरक्षा एजेंसियों की जांच में एक बड़ी बात सामने आई, जिसमें पता चला है कि पाक हाई कमीशन में तैनात एहसान उर रहमान उर्फ दानिश ISI एजेंट था। एहसान उर रहमान उर्फ दानिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI में इस्लामाबाद में पोस्टेड है। ऐसी जानकारी सेंट्रल एजेंसियों को मिली है। एहसान उर रहमान का पासपोर्ट भी इस्लामाबाद से जारी हुआ था। भारत के लिए वीजा 21 जनवरी 2022 को उसे जारी किया गया था। पाकिस्तान हाई कमीशन में पहले भी ISI एजेंट तैनात किए जाते रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI दिल्ली पाक हाई कमीशन में अपने एजेंट को तैनात करती है। इनके पोस्ट बदल दिए जाते हैं। जैसे कि दानिश को कहने के लिए वीजा डेस्क पर हाई कमीशन में तैनात किया गया था, लेकिन उसका असल काम जासूसी का था और लोगों को अपने जाल में फंसाने का था, और साथ ही एक नेटवर्क तैयार करना था। दानिश ने ही ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को भी फंसा रखा था। ज्योति और दानिश की पहली मुलाकात 2023 में दिल्ली में स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में हुई थी। दानिश ने ज्योति मल्होत्रा के लिए वीजा एक्सटेंशन और पाकिस्तान टूर अरेंज किया था। दानिश ने डिप्लोमेट स्टेटस का फायदा उठाते हुए पंजाब और हरियाणा में बड़ा नेटवर्क बना लिया था। उसने ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा, गजाला समेत कई लोगों को जासूसी के लिए तैयार किया था। और राहुल गांधी आज दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने SC, ST और OBC छात्रों से मुलाकात की। राहुल के दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचने पर DUSU अध्यक्ष रौनक खत्री और उपाध्यक्ष लोकेश चौधरी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राहुल को DUSU अध्यक्ष ने बताया कि इधर पानी की कमी रहती है, इसलिए DUSU की तरफ से पानी का मटका लगाया गया है। राहुल ने इस दौरान मटके से पानी भरा और साथ ही मटके का पानी भी पिया। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस का दौरा किया। यहां उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रतिनिधित्व, समानता और शैक्षणिक न्याय जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। ये कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग कॉलेजों और विभागों के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शिक्षित बनो आंदोलन करो, संगठित हो के आदेश का हवाला देते हुए छात्रों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर बीजेपी देश भर में बड़े जनसंपर्क अभियान की तैयारी में जुटी है और इसके तहत सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल 9 जून को पूरा होने वाला है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में एक बड़े जनसंपर्क अभियान की तैयारी में जुट गई है। मोदी के मंत्री पदयात्रा करेंगे, मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे केंद्रीय मंत्री, तीसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियां बताएंगे। एक दिन में 20 से 25 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में पैदल यात्रा करेंगे मंत्री। एक हफ्ते में 2 दिन करेंगे पैदल यात्रा। पैदल यात्रा के दौरान गांवों में रात्रि विश्राम भी करेंगे मंत्री। समाज के वंचित वर्ग के व्यक्ति के घर खाना भी खाएंगे मंत्री। ये यात्राएं अगले हफ्ते से शुरू होंगी। ऐसी ही यात्राएं सांसद भी अपने संसदीय क्षेत्रों में करेंगे।
मंत्री सांसदों की पदयात्रा में केंद्र सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और जातिगत जनगणना कराने के मोदी सरकार के फैसले को भी जनता को बताया जाएगा। यात्रा में 4 वर्ग किसान, महिला, युवा और गरीब आमजनों पर फोकस होगा। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर ट्रंप ने एक बार फिर अपनी पीठ थपथपाई है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराया। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी को इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जवाब दे कि जब हमारी सेना इतनी आक्रामक थी, हम पाकिस्तान को दुनिया के मैप से हटाने के लिए तैयार थे, हमारी सेना ने ठान लिया था, आपने अमेरिका के दबाव में आके क्यों सीज फायर किया? अमेरिका बार बार कहता है, 7 बार कह चुके अमेरिका के राष्ट्रपति, मैंने ट्रेड की धमकी देकर सीज फायर कराया। पहले प्रधानमंत्री मोदी उस पर अपनी चुप्पी तोड़े। एक शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला है, एक शब्द आपको एमईए ने नहीं बोला है। इधर उधर की बात करके सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन से ही बात नहीं बनेगी। ये हमारी संप्रभुता पर सवाल है। और सबसे बड़ा बात यह है कि पाकिस्तान की परस्ती वही लोग करेंगे जिनके पुरखे कभी अंग्रेजों के साथ, कभी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाते थे, उनकी मुखबिरी करते थे। हम वो लोग हैं जिनके लोगों का खून इस तिरंगे की में और इस देश की मिट्टी में शामिल है। हम वो लोग हैं जिनकी नेत्री ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। मोदी जी भी थोड़ी हिम्मत करते, अमेरिका की बात में ना आते, अमेरिका के प्रभाव में ना आते, अमेरिका के दबाव में ना आते, तो हमारी सेना ने पाकिस्तान को खत्म कर देना था। और आम आदमी पार्टी से अलग होकर अपना दल बनाने वाले मुकेश गोयल ने पार्षदों के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। सर आज किस संबंध में है मुलाकात? सर आज मुलाकात किस संबंध में है? मुकेश गोयल सभी पार्षदों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करके दिल्ली सचिवालय पहुंचे। पार्षदों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मीटिंग भी की। पार्षदों ने इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से कहा कि वो वादे जनता से किए गए थे, उसे आप पूरा नहीं कर पाई। जनता जवाब मांग रही है। ऐसे में आपसे अलग हुए पार्षदों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपने अपने इलाकों में जनता की काम के लिए सहयोग मांगा। बता दें कि दिल्ली नगर निगम में आपके 15 नगर पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा देकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम से तीसरा मोर्चा बनाया है। मुकेश गोयल नए मोर्चे का नेतृत्व कर रहे हैं। इस्तीफा देने वाले पार्षदों में हेमचंद गोयल, हिमानी जैन, रुनाक्षी शर्मा, ऊषा शर्मा, अशोक पांडे, राखी यादव, साहिब कुमार, राजेश कुमार लाडी, मनीषा, सुमन अनिल राणा, देवेंद्र कुमार और दिनेश भारद्वाज शामिल हैं। पार्षदों का कहना है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी को ठीक से नहीं चला पाई, उन्होंने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कल ऑपरेशन में 27 माओवादियों को ढेर कर दिया गया था। आज सभी माओवादियों के शव बस्तर लाए गए। इनमें 1.5 करोड़ का इनामी बसव राजू राव भी शामिल था। देखिए TV9 संवाददाता की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों में बीहड़ अंचलों में लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा था, इस ऑपरेशन में नारायणपुर में एक बड़ी सफलता मिली है। और आज जो DRG की पुलिस थी, उसके साथ में कोबरा और अन्य बटालियन के साथ में जो माओवादी थे, उनके शवों को यहाँ पर लाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी जो घटना में सफलता मिली थी, वो बसव राजू, जो माना जाता है कि सबसे खूंखार नक्सली होने के साथ में नक्सली लीडर ये था और लंबे समय से इस क्षेत्र में वो एक्टिव था। और एक्टिव होने के साथ में ही जो घटनाएं लगातार जिस तरीके से उसने अंजाम दी थी, उस घटनाओं को लेकर एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसमें उनके साथ में नक्सलियों को यहाँ पर मार गिराया गया था। और उसके बाद असला बारूद भी यहाँ पर उनके साथ में बरामद किए गए हैं। खास तौर पर 2018 के बाद से जिस तरीके से लगातार सक्रिय होने की बात यहाँ पर सामने आती थी, वो सक्रियता साफ देखने को मिलती थी नक्सलवाद के रूप में और अलग अलग घटनाओं के रूप में। और उसको मास्टरमाइंड कहा जाता था, न केवल आधुनिक अत्याधुनिक हथियार बनाने से लेकर बम बनाने से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर, और उसके साथ में ही एक बड़े पैमाने पर नक्सल हथियारों के साथ में आप देखिए, ये चाहे वो UBGL की बात करें या अन्य संसाधनों की बात करें, हर तरीके के संसाधनों से लैस और उसको बनाने के साथ में उसको बड़े पैमाने पर चलाने और रणनीतिकार उसे माना जाता था। नक्सलियों के खिलाफ सफल अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों की तारीफ की है। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोग 1.5 साल से सरकार में आए हैं और जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं और डबल इंजन सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी और हमारे माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबका संकल्प है कि आने वाला 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और इस दिशा में हमारे यहाँ के जवान आगे बढ़ रहे हैं। 27 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है, जिसमें बहुत इनामी है और एक तो बहुत ही इनामी है जो नक्सल का एक बड़ा जनरल सेक्रेटरी है, उसका नाम है बसवराजू राव, ऐसा नाम है। तो उसको भी मार गिराने में हमारे जवान कामयाब हुए हैं। और अब बात सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा की, जिसे लंबी छानबीन के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान के दौसा में वो भेष बदलकर पुजारी के रूप में रह रहा था। देखिए TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। ये सनसनीखेज कहानी जो निकलकर सामने आई है, जिसने 100 से ज़्यादा हत्याएं की और 125 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किए। ये दौसा का गुड़ा गांव है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वो मंदिर है जो देवेंद्र शर्मा यानी कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ जो पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया है और 100 से ज़्यादा जो है उसने हत्याएं करना कबूल किया है। और सबसे बड़ी और सनसनीखेज कहानी ये है कि उसने जो 100 से ज़्यादा जो हत्याएं करना कबूल किया, उसने कहा है कि 100 के बाद तो उसने गिनती गिनना ही जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ये वो आश्रम है, ये वो मंदिर है जहाँ पर वो जो है साधु के भेष में रहता था। ये फिलहाल बंद पड़ा है और ये आप देख सकते हैं, ये वो मंदिर है जो गांव वालों ने जो है चंदा इकट्ठा करके इस मंदिर को बनाया था। ये पूरा मंदिर आप देख सकते हैं, ये जो मंदिर है, इस मंदिर को जो है पूरी तरीके से गांव वालों ने बनाया था। और ये जो आरोपी है जिसकी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर डेथ की, वो जब इस गांव के पास में आया, जब फरारी काट रहा था, वो इस गांव में आया और उसने जो है यहाँ पर कोई पुजारी नहीं था, तो यहाँ पर उसने ये कहा कि मैं यहाँ पुजारी बनना चाहता हूँ। गाँव वाले उसके झांसे में आ गए और उसे पुजारी बना दिया गया। और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में कैसे घुसपैठ के खिलाफ भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी की इस रिपोर्ट में। ये इलाके ही खास तौर पर घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां लगातार घुसपैठ के रूट्स हुआ करते हैं। उसके चलते फिलहाल पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल में, जिसमें नॉर्थ कश्मीर के उड़ी सेक्टर से लेकर कुपवाड़ा के टंगधार, मसिल, केरन तमाम इलाके जो है वो वहाँ पर सुरक्षा जो है चाक चौबंद कर दी गई है। और ये महत्वपूर्ण तस्वीरें लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से आप देख पा रहे हैं। ये कठिन इलाके हैं जहाँ पर देश के ये वीर सपूत लगातार इन तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और दुश्मन को लगातार जवाब दे रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम आतंकी गतिविधियां और घुसपैठ के प्रयास विफल किए जा रहे हैं। मुर्तज़ा लगातार दिखाएं, आप देख सकते हैं ये पेट्रोलिंग पार्टी है जो इस पूरे इलाके में कॉम्बिंग भी कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं और इस पूरे इलाके को सुरक्षित बनाए हुए हैं। फिलहाल लगातार जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंटेलिजेंस इनपुट है कि आतंकी लगातार खासतौर पर लश्कर और जैश कश्मीर घाटी में शांति को भंग करने के लिए घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। और भारत में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डीजीसीए की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल महीने में घरेलू विमान यात्रियों की संख्या में 8.45% का इजाफा हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। देश के सिविल एविएशन सेक्टर में ग्रोथ जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार की अनुकूल नीतियां, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और हवाई यात्रा के प्रति बढ़ता रुझान आने वाले समय में एयर पैसेंजर ट्रैफिक में जबरदस्त उछाल लाएगा। डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक अप्रैल 2025 में 1.43 करोड़ लोगों ने घरेलू रूट पर उड़ान भरी, जो अप्रैल 2024 के मुकाबले 8.45% ज्यादा है। अप्रैल 2024 में 1.32 करोड़ लोग घरेलू हवाई यात्रा पर गए। जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच 5.75 करोड़ यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जबकि जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच हवाई यात्रा करने वालों की संख्या 5.23 करोड़ थी। घरेलू एयरलाइंस ने 9.87% की सालाना ग्रोथ दर्ज की है। घरेलू मार्केट शेयर में इंडिगो 64.1% के साथ सबसे ऊपर है। उसके बाद 27.2% के साथ एयर इंडिया, 5% शेयर के साथ आकाशा एयर तीसरे और 2.6% हिस्सेदारी के साथ स्पाइस जेट चौथे स्थान पर है। उड़ान जैसी स्कीम टियर 2, टियर 3 शहरों तक हवाई सेवा का विस्तार आने वाले वक्त में एयर ट्रैफिक में वृद्धि करेगा। एयरलाइंस के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से किराए में कमी की भी उम्मीद है।